और ये मत समझ लेना कि शिरडी से निकल के आसपास वाले गांव में जाके बस जाओगे, क्योंकि आसपास वाले गांव पर भी मेरा ही राज चलता है, समझे? इसलिए जो करना है वो सोच समझ के करना। हरिओम। मेरी नाटक मंडली की तरफ से इसकी क्या जरूरत थी? ये बहुत महंगे होंगे। नहीं, मैं इन्हें नहीं ले सकती। तुम्हारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए गणपतराव इतना तो कर ही सकता है। और तुम्हारे उम्दा प्रदर्शन के लिए मेरी तरफ से भेंट। तुम्हें गणपतराव के खर्चों पर नियंत्रण करना होगा, और इसके लिए अगर तुम्हें गणपत की लगाम खींचनी पड़े तो भी संकोच मत करना। अब ये क्या कर बैठा? लेकिन राव साहब, आपने तो पहले ही चंपा को उसका मेहनताना अग्रिम में ही दिया है, तो फिर ये सब क्यों? ये मेरी तरफ से मेरी नई रानी दमयंती के लिए। आओ मुंह मीठा करते हैं। ये लीजिए। रविदास। राव साहब, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, बाहर आइएगा। अभी आता हूं। ये लीजिए। ये लो, मैं भी मुंह मीठा करता हूं। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। एक तरफ कुलकर्णी सरकार की धमकी और दूसरी तरफ बेटी की खुशी। बोलो बलाल पंत। ये क्या कर रहे हो तुम गणपत? अभी तो नाटक का बस पहला खेल हुआ है और तुम पैसे ऐसे उड़ा रहे हो जैसे हमें मुनाफा हुआ है। और अगर उसे अभी से सर पर इतना चढ़ाओगे तो बाद में तो वो सर पे चढ़ के नाचेगी। तो तुम क्या चाहते हो बलाल पंत? क्या करूं मैं? अरे मैं अपने कलाकारों को भी प्रोत्साहित नहीं कर सकता? चंपा की वजह से हमारी नाटक मंडली बच गई, हमारा नाटक बच गया। अब उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूं ना। करो, लेकिन अपनी जेब से, नाटक के खाते से नहीं। हमें खर्चा कम करना होगा। अगर ऐसे ही पैसा खर्चा करोगे तो हमारी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। शायद तुम ये भूल रहे हो कि बाबा साहब से तुमने बहुत बड़ा कर्जा उधार लिया है। वो पैसा कैसे लौटाओगे? लौटा देंगे, सब हो जाएगा। तुम इन छोटी छोटी बातों को लेकर अपना मुंह मत फुलाया करो बस। और तुमने आज खुद देखा ना, हमारा नाटक कितना पसंद आया लोगों को। बलाल पंत, कम से कम आज इस खुशी के मौके पर ऐसी बातें मत करो ना। गणपत, मेरी बात सुन। अब बस हो गया मेरे यार। गणपत, छोड़ दो। कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ मुझे छोड़ दो। मुझे कहाँ लेके जा? मुझे माफ कर दीजिए सरकार, मुझे माफ कर दीजिए सरकार, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए सरकार मुझे। तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। तूने वचन दिया था मुझे कि तू उस गणपतराव का खेल खराब करेगा, लेकिन हुआ उल्टा। अब देख मैं तुम्हें कैसे सीधा करता हूं। अब तो तेरा घर गया। नहीं सरकार, पहले चंपा छिपकली देखकर सुन्न पड़ जाती थी और शुरू में वो डरी भी, फिर अचानक उसका डर पता नहीं कहां चला गया। आपने देखा था ना, बताइए ना सरकार को। स्पष्टीकरण नहीं, परिणाम चाहिए था मुझे, परिणाम।
तूने मुझसे झूठ बोला, इसका दंड तो तुम्हें भुगतना ही होगा। अंता पंता, इसका घर आज से तुम दोनों का। नहीं सरकार, सरकार मैं बेघर हो जाऊंगा। सरकार एक मौका दे दीजिए। सरकार मैं बेघर हो जाऊंगा। अब ये मेरे किसी काम का नहीं रहा, इसे लेके जाओ यहाँ से। सरकार एक मौका दे दीजिए, बेघर जाएंगे। एक मौका दे दीजिए सरकार। सरकार सरकार इन्हें छोड़ दीजिए, एक बार हमारी बात सुन लीजिए सरकार। आप यही चाहते हैं ना कि गणपत राव का नाटक बर्बाद हो जाए? हमने एक और उपाय सोचा है सरकार। हरिओम। सरकार, कल मैंने गणपत राव और बल्लाल पंत की बात सुनी। उनकी बातों से मुझे लगा कि गणपत राव बहुत खर्चीला है और हमारी चंपा को अपने नाटक में रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसे पैसों की कोई परवाह नहीं है सरकार। पैसों को वो पानी की तरह बहा देगा, लेकिन हमारी चंपा की हर मांग पूरी करेगा। सरकार, हम जिद करके उससे कितना भी खर्चा करवा सकते हैं। सरकार, गणपत राव के पास पैसे हैं ही नहीं। वो तो पहले ही नीम गांव के बाबा साहब से उधार ले चुका है। बहुत बड़ी रकम है सरकार। हरिओम हरिओम, मुझे अंदाजा था उसके अंतिम में दाम नहीं है। थोता चना बाजे घना। सुनो, अगर तुम लोग रास्ते पे नहीं आना चाहते हो तो उस गणपत राव को रास्ते पे लेके आओ। तुझसे समझदार तो तुम्हारी घरवाली है। और स्मरण रहे कि तुम लोगों के पास अंतिम अवसर है। अगर असफल हुए तो घर से नहीं, शिरडी से बाहर फेंकवा दूंगा तुम लोगों को। जैसे कि मैंने पहले भी सूचित किया था। और ये मत समझ लेना कि शिरडी से निकल के आसपास वाले गांव में जाके बच जाओगे, क्योंकि आसपास वाले गांव पर भी मेरा ही राज चलता है, समझे? इसलिए जो करना है वो सोच समझ के करना। हरिओम। मेरे पास और कोई विकल्प ही नहीं था। मैं भी नहीं चाहती कि मेरी बेटी के सपने टूटें, लेकिन कुलकर्णी सरकार ने जो कहा है वो तो करना ही पड़ेगा ना। वैसा नहीं किया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। हम बहुत परेशानी में आ जाएंगे। परेशानी? कैसी परेशानी रविदास? साईं से क्या कहूं कि अपने घर को बचाने के लिए मैं किसी शख्स को धोखा देने जा रहा हूं। क्या हुआ रविदास? कुछ नहीं साईं। अच्छा एक बात बताओ, तुमने काम करना क्यों छोड़ दिया है? साईं, दिन भर चंपा के साथ में रहना पड़ता है, जिसकी वजह से काम करने का समय ही नहीं मिल पाता। और फिर साईं, नाटक से इतनी आमदनी हो रही है कि उतना तो मैं 4 महीने में भी नहीं कमा पाता। अब जब पैसे आ ही रहे हैं साईं, तो मेहनत करने की क्या जरूरत है? जब तुम खुद काम करने योग्य हो तो किसी और की कमाई पर आश्रित होना ये तो अच्छी बात नहीं है ना। और रही बात चंपा का ख्याल रखने की, तो उसके लिए उसकी मां है। तुम अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि इंसान जब आर्थिक रूप से सक्षम होता है तो जीवन की अनेक चुनौतियों का सामना वो आसानी से कर सकता है।
जी साईं। राम जी भला करे। क्या अच्छी खबर सुनाई है तुमने बलाल पंत। ये तो होना ही था, आखिर गणपत राव का नाटक है। देखना बलाल पंत, हफ्ते भर की नहीं, महीने भर की चिप्पियां पहले बिक जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। नाटक तो तब होगा ना जब नाटक की नायिका काम करने लायक रहेगी। क्या हुआ चंपा को? ये देखिए, इतने घटिया किस्म के कपड़े और जेवर दिए हैं आपने कि उसे पहनकर इसके सारे शरीर पर लाल चकत्ते पड़ गए हैं। आई, ये तो मच्छर से। तू चुप कर। आप ही ने कहा था ना कि ये बहुत अच्छी कलाकार है, तो इसे अपनी सुंदरता का भी तो ख्याल रखना होगा ना। अगर ऐसे घटिया कपड़े पहनेगी तो ये अपनी सुंदरता का ख्याल रखेगी या अपने अभिनय का? लेकिन देखने में तो लग रहा है कि मच्छर ने काटा है। तो आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं, आप झूठ नहीं बोल रही हैं। बलाल पंत, थोड़ी संवेदना और विश्वास रखो। अरे वो तो अपनी बेटी के लिए परेशान है और तुम हो जो शक किए जा रहे हो। देखिए, आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। मैं जल्द से जल्द कोई ना कोई उपाय निकाल लूंगा। क्या उपाय करोगे तुम? तुम परेशान मत हो, आप मुझ पे विश्वास रखिए। क्या आई, मुझे तुम्हें कुछ बताना ही नहीं चाहिए था। तुमने तो बात का बतंगड़ बना दिया। मुंह बंद रख अपना, और जो मैं कहती हूँ ना चुपचाप वैसा कर, वरना तेरा ये नाटक में काम वाम करना सब बंद करवा दूंगी मैं। अरे चंपा, अभिनेत्री बनने के बाद तुम्हारे दर्शन तो दुर्लभ हो गए। एकदम ईद का चांद बन गई हो। कहीं ऐसा तो नहीं अब तुमसे मिलने के लिए चिट्ठी लेने पड़ेगा हमें? अरे काकी, कैसी बात कर रही हो? अब तो फिर मेरे साथ घर चलो और मुझे गाना गा के सुनाओ। आओ। मैं वो साई से मिलने जा रही हूँ, बाद में आऊंगी, ठीक है? चंपा दीदी, चंपा दीदी, बड़ा मजा है आपका नाटक देखकर। और जानती हो, मल्हारी आपका नाटक देखने से रह गया। तो क्या हुआ? बाबा ने मुझे कहा है कि कल वो मुझे नाटक दिखाने लेके जाएंगे। अच्छा, और नाटक कहाँ भागा जा रहा है? मल्हारी, कल जब तुम आओगे तब मैं तुम्हारे लिए खीर की मिठाई रखूंगी। मुझे पता है अब तुम्हें बादाम नहीं खाने हैं। उदास मत हो लक्ष्मी। हाँ साई, लेकिन क्या करूं? इधर कुछ दिनों से बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। बचपन में आई मुझे अपने बचपन की सहेलियों की बातें बताती थी, तो मैं उनसे पूछती थी कि अब वो सहेलियां कहाँ हैं। तो वो बताती थी कि बड़े होने के बाद सब सहेलियां अपने अपने कामों, जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गई। उसके बाद एक दूसरे से मुलाकात लगभग बंद हो गई। तब मैं कहती थी
कि मैं अपने सहेलियों के साथ हमेशा संपर्क में रहूंगी। बड़े होने के बाद वही चीज मेरे साथ हो रही है। मोहिनी, बेला, संध्या सब अपने अपने घर के कामों में व्यस्त हो गए। किसी के पास समय ही नहीं रहा कि अब हमारा मिलना जुलना हो सके। बस एक चंपा बची थी, लेकिन अब उसके पास भी शायद अब हमारे बीच भी सारी चीजें बदल जाएंगी। तूने सोच भी कैसे लिया कि हमारे बीच कुछ बदलेगा? चंपा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुमसे बरसों बाद मिल रही हूँ। आ बैठ। कल तुम्हें नाटक में मेरा काम पसंद आया? ये भी कोई पूछने वाली बात है? पूरे गांव में तुम्हारी ही चर्चा हो रही है। हालांकि नरपति से रोने में तुम मुकाबला नहीं कर सकती। तुम्हें याद है वो दृश्य जब उसे लगा था कि राजा नल उसे छोड़कर चले जाएंगे? वो कैसे रोया था। हमें ऐसा लगा कि हमारे कान फट जाएंगे। लेकिन साई, आप जानते हो, जब मैं वो दृश्य कर रही थी तब मुझे सच में पीड़ा और बहुत तकलीफ हुई। जब राजा नल अपना सब कुछ जुए में हार गए तब मुझे असली दमयंती की तरह पीड़ा की अनुभूति हुई। साई, कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? मैंने महसूस किया बात पैसों की नहीं थी, बात जिम्मेदारियों की थी। जिम्मेदारी अपने प्रति, अपनों के प्रति। साई, इस नाटक ने मुझे एहसास कराया कि मुझ में संगीत को लेकर एक दीवानगी है, लेकिन मैं कभी भी जुनून में आकर अपना सब कुछ नहीं गवाऊंगी। देखा, मैंने कहा था ना कि चंपा को वो सब मिलेगा जिसकी वो हकदार है। ये रेशम के कपड़े, ये मखमल के, और ये जो जरी है ना, ये जरी का काम सोना और चांदी का है, असली सोना और चांदी। ये जेवरात, ये आभूषण भी असली सोना है। असली सोने के गहने? असली गहने? हाँ, मैंने कहा था चंपा को यह एहसास होगा कि वो ना सिर्फ रानी दमयंती की भूमिका निभा रही है, बल्कि खुद एक रानी की तरह रह भी रही है। अरे तभी तो उसका प्रदर्शन, तभी तो उसका अभिनय बेहतर होगा। और गणपत राव नाटक के इतिहास में ऐसी परंपरा शुरू करने वाला पहला व्यक्ति कहलाएगा, जैसे मैं हिंदुस्तान में वो पहला व्यक्ति हूं जिसने एक महिला कलाकार को मंच पर काम करने का, अभिनय करने का मौका दिया। इसी तरह गणपत राव अपने नाटक के कलाकारों को असली आभूषण पहनाने वाला पहला व्यक्ति कहलाएगा। मैंने अपना वादा पूरा कर लिया। अब तो आप खुश हैं ना? अब तो आपको कोई परेशानी नहीं। बलाल पंत, इन्हें पैसे दे दो। राव साहब, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, इधर आइए। इसीलिए अच्छी कहानियों का मंचन बार बार होना चाहिए। अच्छे नाटकों को बार बार दिखाया जाना चाहिए, ताकि जैसे तुम्हें समझ में आया है बाकी लोग भी समझ सकें कि पैसे को बर्बाद करना बुरा है।
और पैसे के पीछे भागना उससे भी ज्यादा बुरा। धन का अनादर करके कभी भी मनुष्य का भला नहीं हो सकता। तुम इस तरह पैसा बर्बाद नहीं कर सकते गणपत। मेरी बात समझने की कोशिश करो। अभी अभी पैसे आने शुरू हुए हैं। मेरी बात मानो, इन्हें जेवर और कपड़ों पे बर्बाद करने की जगह बाबा साहेब को लौटा दो। इस बहाने थोड़ा उधार ही कम होगा। बिलालपंत, यही तुम्हारी खराबी है। तुम चिंता बहुत करते हो। अरे बाबा साहेब और मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। उन्हें पता है कि उनके पैसे डूबने नहीं वाले और मैं कहीं उनके पैसे को लेकर भागने नहीं वाला। लेकिन अगर चंपा चली गई इस नाटक से तो जो भी पैसे अभी आ रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। प्राथमिकता देना सीखो, प्राथमिकता बिलालपंत। वही तो मैं कह रहा हूं, प्राथमिकता देना सीखो। अब ये मत कहना कि वो चकत्ते वाली बात तुम्हें सच लगी। साफ देखने में समझ में आ रहा था कि मच्छर के काटे हुए निशान हैं। अगर चंपा को कोई परेशानी है तो तुम उससे बात करो। मैंने खुद ये महसूस किया है कि अपने मां के व्यवहार से वो खुश नहीं थी। अगर तुम चंपा से बात करोगे तो हो सकता है वो अपनी मां से बात करे, उसे समझाए। बिलालपंत, तुम फिर से उपदेश दे रहे हो मुझे। ये मत बोलो कि तुम मेरे प्रबंधक हो। प्रबंध करना ही तुम्हारा काम है। अब जैसा कहा है वैसा करो। जाओ यहां से। साईं, आपके कहे अनुसार मैं गणपत की लापरवाही पे लगाम लगाने की कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन गणपत का अड़ियल रवैया आड़े आ रहा है। मुझे डर है कहीं ऐसा ही चलता रहा तो हम किसी बड़ी मुश्किल में ना पड़ जाएं। नाटक का प्रदर्शन करना या उसे देखना, इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है नाटक से कुछ सीख लेना। चंपा, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने नाटक से सीख ली, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि बाकी लोग भी अच्छी कहानियों, अच्छे नाटक, अच्छे साहित्य से अच्छी सीख लेकर उसका उपयोग अपने जीवन में अवश्य करेंगे। तुम फिर से उपदेश दे रहे हो मुझे। ये मत बोलो कि तुम मेरे प्रबंधक हो। प्रबंध करना ही तुम्हारा काम है। अब जैसा कहा है वैसा करो। जाओ यहां से। मुझे तो लगा मैं आपके दोस्त की हैसियत से हूं यहां पर। लेकिन ठीक है, अगर आप मुझे सिर्फ प्रबंधक समझते हैं तो प्रबंधक की हैसियत से मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। ये सारी बेकार की चीजों पे पैसा आप बर्बाद नहीं कर सकते। ये गणपत राव का निर्णय है और उसका निर्णय अंतिम है, अटल है। ये लीजिए, इस समय इतने ही है, बाकी केक कल मिल जाएंगे। देखिए देखिए, ये सब चंपा के लिए ही हैं। फौरन नीमगांव जाओ और बाबा साहब से कहो कि हमें और पैसों की जरूरत है। पहले जो पैसे उधार लिए थे उसमें से 1 रुपया नहीं लौटाया है आपने। वो आपको और पैसे क्यों उधार देंगे? जब तुम उन्हें कहोगे कि गणपत राव का नाटक शिरडी में धूम मचा रहा है, हमें यहाँ बहुत कामयाबी मिल रही है, तो देखना तुम्हें पैसे देंगे वो।
जब वो ये सुनेंगे तो उम्मीद करेंगे कि मैं पैसे देने आया हूं, लेने नहीं। यदि आप ये सोच रहे हैं कि वो आपको और उधार देंगे तो ये आपका भ्रम है। तो फिर तुम किस बात के प्रबंधक हो? क्या काम है तुम्हारा? प्रबंध करना। जाओ और उन्हें कह दो कि गणपत राव अपनी कला से इतिहास रच रहा है, एक महिला कलाकार को मौका दे रहा है। तो बलाल पंत, मैं यहां आसमान छू रहा हूं और तुम मेरे पैर बांध रहे हो। अब जाओ और पैसों का इंतजाम करो। कुछ करना धरना है या नहीं, या तुम्हारा घर जब्त करूं? सरकार का हुक्म याद है कि भूल गए? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं, परिणाम जल्द ही आपके सामने होगा। पैसे नहीं मिले मतलब? जो मैंने तुम्हें समझाया था वो जाके कहा बाबा साहब से, उनसे कहा कि हमें पैसों की सख्त जरूरत है। कहा, सब कहा, लेकिन मेरे वहां पहुंचने से पहले ही उन्हें नाटक की कामयाबी की सारी खबर मिल गई थी। उन्हें तो ये तक पता चल गया था कि नाटक की सारी चिप्पियां बिक चुकी हैं, आने वाले हफ्तों तक की। जब उन्होंने मुझे देखा तो वो ये समझे कि मैं पैसे देने आया हूं, लेकिन जब मैंने पैसे मांगे तो वो चकित हो गए। तो तुम कोई बहाना नहीं बना सकते थे? नहीं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं, उनसे झूठ नहीं बोल सका। उन्हें सब सच बता दिया कि सारे पैसे जरी के कपड़े और जेवरात खरीदने में खर्च हो गए। अच्छा, तो तुम वहां मेरे विरुद्ध बोलने गए थे? मैं नहीं समझता कि मेरा झूठ ना बोलना आपके खिलाफ बोलने के समान है। हाँ, तुम तो बड़े सत्यवादी हरिश्चंद्र हो ना। तो मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ के प्रबंधक हो, तुम्हारा काम है इस नाटक के लिए धन का इंतजाम करना, जो तुम नहीं कर पा रहे हो। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें तनख्वाह देना भी एक फिजूल का खर्चा हुआ ना। अगर आप मेरा कोई कहा नहीं मानेंगे, मेरा कोई मशवरा नहीं सुनेंगे, तो मैं अपना काम कैसे कर सकता हूं? हाँ, अपनी नाकामी का दोष अब मुझ पर डालो। सच तो यह है कि तुम एक प्रबंधक के रूप में असफल रहे हो। अब मैं क्या करूंगा? वहां वो कपड़े वाले और जौहरी के आदमी बैठे हैं पैसे लेने के लिए, मैं उनके लिए कहां से पैसे लाऊं? आप चाहते हैं ना कि मैं अपना काम करूं? ठीक है, अब क्या करने जा रहा है ये? माफ कीजिएगा, आपके जेवर और कपड़े हम नहीं ले सकते अभी। आप अपना सामान अपने साथ ले जाइए। बलाल पंत, तुम इस तरह मेरा अपमान कैसे कर सकते हो? अपमान? यदि यहां से कपड़े और आभूषण गए तो जानते हो उसका अर्थ क्या होगा? लोग कहने लगेंगे कि गणपत राव के पास पैसे नहीं हैं, कि गणपत राव हार गया। शायद तुम भूल गए हो, लेकिन गणपत राव कभी नहीं हारता। देखिए, जाके अपने सेठ जी से कह दीजिएगा कि उन्हें पैसे कल तक मिल जाएंगे। कल तक पैसे कहां से दोगे? खामोश। ना मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत है और ना तुम्हारी। ये रही तुम्हारी तनख्वाह और अनुबंध तोड़ने का मुआवजा। अब दफा हो जाओ यहां से और दोबारा लौटने की कोशिश भी मत करना। क्या जो मैंने सुना वो सच है? हाँ, सच है। गलती मेरी थी। हर चीज के लिए मैंने तुम पर भरोसा किया। मैंने सोचा कि तुम मेरे दोस्त हो, मेरे भले बुरे का ख्याल रखोगे तुम। और तुम तो अक्षम निकले। अब दफा हो जाओ यहां से। दोस्ती की बात की है ना आपने? कुछ बोलना चाहता हूं, लेकिन एक दोस्त की हैसियत से एक चीज याद रखना गणपत, ये सब, इनका घर बार रोजी रोटी सब तुम पर निर्भर है।
बेकार के पैसे बर्बाद करने से पहले 2 बार सोचना जरूर। एक और बात कहना चाहता हूं, किसी भी दस्तावेज पे हस्ताक्षर करने से पहले पढ़ जरूर लेना। और यदि कभी ऐसी स्थिति आती है जब तुम खुद को असहाय महसूस करो तो जाकर साईं से जरूर मिलना। हो गया, अब दफा हो जाओ। जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? सब अपना अपना काम करो, जाओ। अब्बा जी, हमारा काम और भी आसान हो गया। चलो। तो तुम वहां मेरे विरुद्ध बोलने गए थे। तुम्हारा काम है इस नाटक के लिए धन का इंतजाम करना, जो तुम नहीं कर पा रहे हो। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें तनख्वाह देना भी एक फिजूल का खर्चा हुआ ना। सच तो यह है कि तुम एक प्रबंधक के रूप में असफल रहे हो। ना मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत है और ना तुम्हारी। अब दफा हो जाओ यहां से और दोबारा लौटने की कोशिश भी मत करना। सब ठीक तो है ना बल्लाल बन? मैं हर मोर्चे पे विफल रहा, अपने कर्तव्यों को पूरा करने में असफल रहा हूं मैं। आपने आगाह किया था मुझे, लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कर सका। साईं, मैं देख रहा हूं कि गणपत अपने ही हाथों अपनी बर्बादी लिख रहा है और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। साईं, मुझे अपनी चिंता नहीं है, जैसे तैसे मेरा गुजारा हो जाएगा। लेकिन गणपत, वो जिस राह पर चला है उस पर सब जो बनाया है वो सब नष्ट कर देगा। आओ, द्वारका माई चलो मेरे साथ। इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अर्थात गणपतराव की बर्बादी का समय आ गया और ये बर्बादी का तमाशा मैं देखना चाहता हूं। केवल देखना ही क्यों, इसमें मैं सहभागी बनना चाहता हूं। आराम से। यहां बैठो। ये लो। गणपतराव को मैंने सच में अपना दोस्त समझा था साईं, और आज भी मानता हूं। तभी तो अपने जीवन के इतने महत्वपूर्ण साल दिए थे मैंने उसे। गणपत की नाटक मंडली की देखरेख के लिए मैंने अपने परिवार की भी उपेक्षा की, क्योंकि मैं जानता हूं कि गणपत एक कलाकार है। वो लोगों को पैसे की देखरेख को संभालने में सक्षम नहीं है, लेकिन उसने आज मुझे कहा कि मेरा कोई मूल्य नहीं है, ना ही एक प्रबंधक के रूप में और ना ही
एक दोस्त के रूप में। नीम गांव से आ रहे हो, थक गए होगे, भूख भी लगी होगी, खा लो कुछ। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। मैं क्षमा चाहता हूँ साईं, आपसे बिना पूछे, आपका बिना इंतजार किए मैंने खाना खा लिया। खाने के लिए किसी से भी पूछने की जरूरत क्या है? भोजन तो हमें धरती माँ देती है। क्या खाने से पहले कभी धरती से पूछते हो? नहीं ना। और ये भी कभी तुमसे ये उम्मीद नहीं करती कि तुम इससे पूछो। तुम्हें खाना देती है और भूल जाती है। एक अच्छे दाता को हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। नेकी कर दरिया में डाल, कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो। गणपत राव को सावधान करके, उसकी देखभाल करके तुमने एक सच्चे दोस्त, एक अच्छे कर्मचारी का फर्ज अदा किया है। और याद रहे, भगवान भी उसकी मदद नहीं करता जो मदद लेना नहीं चाहता। इस संसार में हर इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना ही होता है, फिर चाहे वो कर्म अच्छे हों या बुरे। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा और गणपत राव को उसके कर्मों का, क्योंकि यही कर्म विधान है। खाना खाओ, खाओ। रानी राजकुमारी दमयंती, देवताओं ने आपसे निवेदन किया है कि अगर आप राजकुमारी दमयंती, देवताओं ने आपसे निवेदन किया है, और अगर आप यार क्या संवाद क्या है, बोलो। राजकुमारी दमयंती, देवताओं ने आपसे। राव साहब, आज आप बहुत अधिक तनाव में लग रहे हैं, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। आज आप अपने सभी संवाद भूल रहे हैं और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। नमस्ते। देखिए, इस वक्त हम अभ्यास कर रहे हैं, आप बाद में आइए। बहुत खास बात करनी थी आपसे। आप कौन हो? मैं सेठ गंगाराम, इस गांव का एक अदना सा साहूकार। छोटी सी दुकान भी है मेरी, पर दिल से तो मैं आपका प्रशंसक हूं। यदि आपके पास कुछ समय हो तो मुझे खास बात करनी है आपसे। एक कलाकार को अपने प्रशंसकों से मिलने में बहुत खुशी होती है। जी लीजिए। दरअसल मैं आपसे ये कहने आया था कि आपका प्रशंसक होने के नाते और कला में रुचि होने के नाते मेरी भी इच्छा है कि मैं आपके नाटक में अपना कुछ योगदान दूं। अब देखिए, मैं गा तो नहीं सकता, अभिनय भी नहीं कर सकता, आर्थिक मदद जरूर कर सकता हूं। तो कभी आपको जरूरत हो तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। देखिए, मैं बल्लालपंत जी से मिला था जब वो नीम गांव जा रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वो पैसे मांगने बाबा साहब के पास जा रहे हैं। मुझे सुन के बड़ा अजीब लगा
कि थोड़े से पैसे मांगने के लिए लोगों को नीम गांव जाना पड़ता है? अरे कभी अचानक जरूरत पड़ जाए तो आसपास भी तो कोई मददगार होना चाहिए, हमारे जैसा। लगता है आपको भगवान ने भेजा है। गंगाराम जी, सच बताऊं तो इस समय मेरी नाटक मंडली को पैसों की जरूरत है। हाँ, तो समस्या क्या है? आप हुक्म कीजिए, मैं पैसे हाजिर कर दूंगा आपके लिए। शुक्रिया गंगाराम जी। आप नहीं जानते कि आपने मेरी कितनी बड़ी समस्या हल कर दी। लीजिए ना। बलाल पंत को निकालकर मैंने गलत नहीं किया। पैसों का जुगाड़ करने के लिए कहा था तो नखरे कर रहा था। मुझे समझा रहा था कि खर्चे कम करो। अरे गणपत राव को पैसे देने वालों की कमी नहीं है। चुटकियों में काम हो गया ना। आप जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूं साईं, लेकिन गणपत राव की बहुत फिक्र हो रही है मुझे। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे हम उसकी मदद कर सकें? तुम जैसे वफादार दोस्त चाह कर भी भविष्य को बदल नहीं सकते। जो नियति में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। क्या तुमने कभी किसी को हाथी की सवारी करते देखा है? जी। जब हाथी खड़ा होता है तो उस पर बैठे सवार को पीछे की ओर झटका लगता है, क्योंकि हाथी अपने अगले पैरों को सीधा करते हुए खड़ा होता है। और दूसरा झटका तब लगता है जब हाथी बैठता है, और यह झटका पहले वाले झटके से भी ज्यादा जोरदार होता है। ये उतार चढ़ाव, ये झटके, ये जीवन के लिए सीख है, और ये हम सबको सहने पड़ते हैं। लेकिन ये झटके निरर्थक नहीं है। ये मनुष्य को कुछ सिखाने के लिए आते हैं। जो सीख जाए वो पार। शायद एक दिन गणपत राव को भी अपनी गलतियों का एहसास होगा। पर फिलहाल तुम अपने घर जाओ। यहां की चिंता यहीं छोड़कर कुछ समय अपने घर, अपने परिवार के साथ बिताओ। तुम्हारे लिए अभी यही जरूरी है। जाओ। लीजिए। शुक्रिया जी। गिन तो लीजिए। एक कलाकार अपने प्रशंसक पर विश्वास नहीं करेगा तो किस पर करेगा? मुझे आप पर विश्वास है। वो तो लेन देन में रखना ही पड़ता है। पर राव साहब, एक ये दस्तखत भी कर दीजिए। दस्तखत? हाँ, महज एक औपचारिकता है और कुछ नहीं। लाइए। लीजिए लीजिए, पढ़ तो लीजिए। अभी विश्वास की बात हुई ना, देखिए मेरा विश्वास। अंता जी, फंस गई बुलबुल जाल में। ये कुर्ता इतना ढीला क्यों है? मैं राजा हूं, कोई भिखारी नहीं।
हरिओम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा यहां कदम रखने की? राजा को कहीं भी आने जाने का अधिकार होता है गणपतराव, और मैं यहां का राजा हूं कुलकर्णी सरकार। हरिओम। तुम तो नाम के राजा हो, नाटक में राजा की भूमिका करते हो, लेकिन मैं सच में राजा हूं, राजा। और राजा के सामने कैसा बर्ताव किया जाता है ये तुम भली भांति जानते हो। वैसे तुम ठहरे मेरे दास, और दास को स्वामी के सामने बोलने की अनुमति नहीं होती है। दास स्वामी। अंग्रेजों के तलवे चाटने वाला, लगता है सुबह सुबह अफीम चाट के आया है यहां। दास और गणपतराव हर बार ऐसा ही करते हैं वो। एक बार मैं बता क्यों नहीं देते कि आज पैसे देंगे या कल? जब भी उनके पास पैसे मांगने जाती हूँ कहते हैं आज नहीं पैसे दूंगा, कल दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा। कुछ समझ में ही नहीं आता, पता नहीं मैं घर कैसे चलाऊंगी। कुछ क्या बात है? आज सुबह सुबह मेरी लक्ष्मी बहुत गुस्से में है। गुस्सा नहीं हूँ तो और क्या करूँ साईं? भानु काका को मैंने कुछ उपले बेचे थे उधार में, आज 1 महीने से अधिक हो गया है। वो पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मैं जब भी उनके पास पैसे मांगने जाती हूँ तो कोई ना कोई बहाना करके टाल देते हैं। तू उन्हें अच्छी तरह से जानती तो है ना? हाँ साई, बहुत अच्छी तरीके से। मैं बचपन से उन्हें उपले बेचती आई हूँ। अक्सर वो मुझसे उधार लेते हैं, लेकिन कभी उन्होंने इतना समय नहीं लिया मुझे पैसे चुकाने में। हो सकता है वो किसी मुश्किल में हो, किसी परेशानी में हो, इसीलिए तेरे पैसे ना दे पा रहे हो। ठीक है, तू जा, लेकिन एक बात याद रखना, गुस्सा नहीं करना है, शांत रहना है, आवेश में नहीं आना है, प्यार से प्रेम से बात करना उनसे, ठीक है? जरूर साई। मैं फिर से उनके पास जाती हूँ और फिर देखते हैं कि वो मेरा बकाया चुकाते हैं या नहीं। हरिओम हरिओम। अपना नाम तो ऐसे लेता है जैसे अपने आप को लाड साहब समझता हो। कलाकार के लिए पद भी कोई मायने नहीं रखता, उसका नाम ही काफी होता है। और गणपतराव का मतलब कला, और कला का मतलब गणपतराव। और रही बात सत्ता की, आज है और कल नहीं। आज तुम इस गांव के मुखिया हो, कल कोई और होगा, लेकिन गणपतराव हमेशा गणपतराव ही रहेगा। गणपतराव हवा में महल बना रहे हो,
यदि मैंने झटका भी दिया ना तो समेटते समेटते सिमट जाओगे, किंतु अपने पैरों पे कभी खड़े नहीं हो पाओगे तुम। सपने देख रहे हो कुलकर्णी, सपने देख रहे हो तुम। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि गणपत राव जो है वो अपनी काबिलियत और अपनी कला की वजह से ही है। किसी से एहसान लेकर या किसी की चापलूसी करके वो इस मुकाम तक नहीं पहुंचा है। और याद रहे, कला कोई पद नहीं। पद से कभी भी किसी को भी हटाया जा सकता है, लेकिन कला को कभी भी कोई भी किसी से छीन नहीं सकता। छीनने की क्या आवश्यकता है गणपत राव, जब तुमने अपना सब कुछ मेरे पास गिरवी रख दिया हो। तुम्हारा बकाया तो मैंने चुकाया था। कब काका? आपने मुझे तो पैसे नहीं दिए, आपने आई को दिए थे क्या? अरे तुम्हें ही तो दिए थे पैसे, भूल गई क्या? पिछले हफ्ते। काका, मुझे पता है आपको मजाक करने की आदत है, लेकिन अभी मजाक नहीं, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अरे मजाक तो तुम कर रही हो जिप्री। मैंने तुम्हें पैसे दे दिए थे और तुम उसी पैसे को दोबारा मांग रही हो। काका, एक बार तो आप पैसे दे नहीं पा रहे हैं और दोबारा पैसे देने की बात कर रहे हैं, और मैं क्यों आपसे दोबारा पैसे मांगूंगी? तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, आप झूठ बोल रहे हैं। मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? मैं झूठा हूँ? मैंने तुम्हारे पैसे पचा लिए? हाँ, सच तो यह है कि तुम झूठ बोल रही हो। मैंने तुम्हें पैसे दे दिए थे, उसका तुमने क्या किया मुझे क्या पता। मेरे प्राण लेना बंद करो। आप उस गरीब के पैसे क्यों नहीं दे देते? तुम मुंह बंद करके अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। बड़ी आयुष का पक्ष लेने वाली। चलो। तुम अभी भी यही खड़ी हो? तुम्हारे यहां खड़े रहने से तुम्हारा झूठ सच नहीं साबित होगा। जाओ यहां से। अब तो मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप मेरे पैसों का भुगतान नहीं कर देते। 1 महीने से अधिक हो गया आपको मुझसे सामान खरीदे हुए, और आपने अब तक पैसे नहीं दिए। आपको मेरे सामानों का पैसा देना पड़ेगा। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। गरीब समझ के इसकी मदद कर दी तो सर पे बैठने लगी मेरे। मैंने इसको पिछले हफ्ते ही पैसे दिए हैं, फिर भी आज मुकर गई। ये हंगामा कर रही है क्योंकि इसे ज्यादा पैसे चाहिए। एक सामान का दुगना दाम चाहती है ये। काका, मैंने आज तक किसी से 1 फूटी कौड़ी ज्यादा नहीं लिए, जितना हक का है वही लिया है, और आपसे मैं हक का ही मांग रही हूँ, तो आप मुझे झूठी कह रहे हैं। आप सबको मैं बचपन से उपले बेचती आई हूँ। आप सब मुझे जानते हैं। क्या आप में से आज तक किसी के साथ भी मैंने ऐसा कुछ किया है? नहीं जिप्री, तुमने हमारे साथ कभी भी ऐसा नहीं किया है। सुना काका, तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं मतलब? पैसा अच्छों का ईमान बिगाड़ देता है। तुमने सोचा होगा बरसों से मेहनत कर रही हूँ, लेकिन वही की वही हूँ, इसलिए थोड़ी सी बेईमानी कर ही लेती हो। थोड़ा शोर मचाओगी तो लोग लाज के डर से मैं पैसे दे ही दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी होने नहीं वाला जिप्री। आप लोग भी सावधान हो जाइए। आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। निकलो यहां से। आज तक किसी ने मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम नहीं लगा। एक तो आप झूठ बोलते हैं, दूसरा मेरा नाम बदनाम कर रहे हैं। आपको ये गलतफहमी है कि आप पैसा बोलकर मुझे डरा देंगे। आप मुझे कभी नहीं डरा सकते।
जाओ यहाँ से। जिप्री दीदी, गणपतराव जी, ये हस्ताक्षर आपके हैं ना? इसमें साफ साफ लिखा है कि मैंने आपको दिए हुए पैसे मेरे मांगने पर आपने नहीं दिए तो आप मेरे दास बन जाओगे। देखिए कुलकर्णी, लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। ये कर्जा मैंने गंगाराम से लिया है। लेकिन सेठ गंगाराम जी को पैसे किसने दिए? मैंने दिए। क्या तुमने ये लेखा पत्र, ये दस्तावेज नहीं पढ़ा? इसमें लिखा है सेठ गंगाराम प्रतिनिधि के रूप में मेरे लिए कार्य कर रहे हैं। हरिओम। लो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जल्दी से थोड़ा पानी लाओ। लक्ष्मी, जिप्री, सही क्या हो गया जिप्री को? ये आंखें क्यों नहीं खुल रही साई? ये ठीक तो हो जाएगी ना? एक तो तेज धूप में गांव भर घूमकर उपले बेचती है, ऊपर से इतने जोर से चिल्ला रही थी, कहीं उसके शरीर की कोई नस वस तो नहीं फट गई हुई साईं? जिप्री उठो। जिप्री दीदी, मिल गई आपको शांति? इतनी छोटी सी थी तब से हमारे घर उपले बेच रही है। आज आपकी वजह से उसकी ये हालत है। सिर्फ कुछ पैसे बचाने के लिए आपने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। अगर इसे कुछ हो गया ना तो इसका पाप आपको लगेगा। उठो लक्ष्मी, उठो। साई, मैं बेईमान नहीं हूँ। मैंने कोई बेईमानी नहीं की। हाँ लक्ष्मी, मैं जानता हूं, ये सब भी जानते हैं। तो फिर भानु काका क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं मेरे साथ? वो तो मुझे बचपन से जानते हैं ना साई। तुम इन्हें बचपन से जानती हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा किया। इन्हें लगा कि ये तुम्हारा लाभ उठा सकते हैं। तुम्हारे भानु काका सर से लेकर पैर तक कर्जे में डूबे हैं। इन्हें लगा कि तुम छोटी बच्ची हो,
अगर ये तुम्हारा पैसा नहीं भी देंगे तो तुम इनका क्या कर लोगी? ज्यादा से ज्यादा थोड़ी देर चिल्लाओगी और फिर अपने घर चली जाओगी। अगले दिन फिर आओगी, लड़ोगी और फिर अपने घर चली जाओगी। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहेगा और फिर एक दिन थक कर तुम अपने घर बैठ जाओगी और ये तुम्हारा पैसा कभी नहीं देंगे। यही सोच रहे थे ना भानु? जिसने तुम पर विश्वास किया उसी को धोखा देना चाहते थे तुम, और धोखा करके क्या मिला? केवल शर्मिंदगी। चौथे पृष्ठ पर दूसरे अनुच्छेद में वर्णित उपनियम चौथे में ये लिखा है कि तुमने अपने आप को मेरे पास गिरवी रखा है गणपतराव, गिरवी। अब बताओ क्या करूं? इसलिए मेरे पैसे दे दो अभी के अभी, नहीं तो वैधानिक रूप से मेरे दास बन जाओ तुम। हरिओम, है कि नहीं? हाँ। गणपतराव, गणपतराव, तुम्हारा नसीब, तुम्हारी नियति भी कितनी विचित्र हो गई है। राजा नल की भूमिका निभाते निभाते तुमने भी वैसा ही व्यवहार कर दिया। अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, यहाँ तक कि अपना जीवन भी दांव पे लगा दिया। हरि ओम। राजा नल। अच्छा बुरा वक्त सभी की जिंदगी में आता रहता है, लेकिन कुछ लोग अपने कर्मों के द्वारा उस बुरे वक्त को आमंत्रित करते हैं। बताइए क्या जरूरत थी कर्ज लेकर अपनी भतीजी की शादी में उसे इतना महंगा उपहार देने की? तुम उपहार अपनी हैसियत के अनुसार भी तो दे सकते थे ना, और ऐसा आपने पहली या आखिरी बार नहीं किया है। इससे पहले भी आप कर्ज लेकर लोगों को तोहफे देते रहे हैं। कई बार आपने अपनी चादर से लंबे पैर फैलाए हैं। क्या जरूरत थी उधार लेकर एक नया कमरा बनाने की? आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कुछ दिन पहले आपके पड़ोसी ने एक नया कमरा बनाया था और उसकी देखा देखी आपको भी अपने मकान में एक नया कमरा बनाना जरूरी लगा। आप समाज में अपनी उपस्थिति, अपनी प्रतिष्ठा दर्ज करा सके, इसलिए खर्च पर खर्च करते रहे हैं। आपकी आमदनी नहीं बढ़ी, लेकिन कर्जे जरूर बढ़ा लिए आपने। जब आप अपने आप को कर्ज में डूबा हुआ पाने लगे तो आपने अपने लेनदारों में से सबसे कमजोर इस बच्ची लक्ष्मी को धोखा देने का फैसला किया। वो बच्ची जो दिन भर धूप में घूम घूम कर मेहनत करके उपले बेचती है, इस उम्मीद के साथ कि शाम तक उसे कुछ पैसे मिल जाएंगे जिससे उसके घर में कम से कम एक वक्त तो चूल्हा जल सकेगा, उसके साथ धोखा करना चाहते हैं आप। हमें माफ कर दीजिए साईं, हमसे गलती हो गई। और तुम कुछ नहीं कहना चाहोगे भानु? क्या कहूं साईं, और किस मुंह से कहूं? मेरी अकल पे पत्थर पड़ गया था। मेरी पत्नी ने मुझे समझाया भी, लेकिन मैं ही स्वार्थी हो गया था। स्वार्थी। उसे डांट कर चुप करा दिया।
ये जिप्री जिसको मैंने बचपन से देखा है, मेरे सामने बड़ी हुई, इस पर मैंने बेईमानी का इल्जाम लगाया, इसे झूठा कहा। गांव वालों को इससे सावधान रहने को कहा। लानत है मुझ पर, लानत है मुझ पर। बेटी, मैंने तुम्हारी मेहनत की कमाई हड़पने की कोशिश की थी, लेकिन जब मैंने तुम्हें बेहोश होते देखा तो मेरे पैरों तले की जमीन खिसकती हुई महसूस की है मैंने। माफ कर देना मुझे। इतने ही पैसे हैं, बाकी के पैसे मैं जल्द से जल्द लौटा दूंगा। काका, बहुत पुराना संबंध है हमारा। आप एक बार कह देते कि जिप्री अभी पैसे नहीं है तो मैं आपकी जान ले लेती। नहीं ना, आप थोड़ी ना अभी शिरडी छोड़कर जाने वाले हैं, और ना ही मैं। आप बस अपना ख्याल रखिए, और जैसे ही आपके पास पैसे आ जाते आप मुझे लौटा दीजिएगा। वो कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्मयोग का मार्ग अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे यही कल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ये धोखा है, ये सरासर धोखा है, और तुम जैसे लालची इंसान से मैं उम्मीद भी क्या रख सकता हूं? और तुम जैसे मूर्ख से भी मुझे यही अपेक्षा थे। कलाकार को बुद्धि नहीं होती है गणपत राव? क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि दस्तावेज को पूरी तरह से पढ़ने के पश्चात ही उस पर हस्ताक्षर करने चाहिए? किसी भी दस्तावेज पे हस्ताक्षर करने से पहले पढ़ जरूर लेना। जब तक तू मेरी पाई पाई नहीं चुकाता तब तक तू मेरा दास बन के रहेगा गणपत राव, दास। मेरे हर आदेश का पालन करेगा तू। फिर क्यों ना मैं तुम्हें अपने घर बुलाकर गाने के लिए कहूं। हरिओम। लक्ष्मी, तूने मेरी बात नहीं मानी ना? तुम्हारी कोई बात टाली है मैंने? जो तुमने कहा माना है मैंने। जब मैंने तुझसे कहा था कि तुझे शांत रहना है, आवेश में नहीं आना है, तो फिर गुस्सा क्यों किया? और वो भी ये जानते हुए कि पैसा तो सिर्फ पैसा है, सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। दिन भर धूप में घूम घूम कर उपले बेचे और उसके बाद चीखी चिल्लाई, गुस्सा किया। तो इस सब का दुष्परिणाम तो तेरे शरीर को ही भुगतना पड़ा ना? हाँ जिब्री, तुम इतनी परेशानी क्यों उठाती हो? मुझे बोल दिया होता कि भानु काका पैसे नहीं दे रहे, मैं दिन भर उनके घर में बैठती और चिट्ठियां सुनाती, वो भी बहुत खराब वाले। वैसे परी, तुम्हारे पास कोई अच्छे वाले चुटकुले भी है क्या? साई, आप तो कहते हैं ना कि अपना हक कभी नहीं छोड़ना चाहिए, तो फिर जिप्री दीदी को अपना हक पाने के लिए, अपनी मेहनत के पैसों को पाने के लिए क्यों नहीं लड़ना चाहिए था? गलत तो वो लोग हैं जिन्होंने बेईमानी करने की कोशिश की। अगर मैं होता तो मैं भी वही करता जो जिप्री दीदी ने किया। माना कि तुम सही कह रहे हो उद्धव, लेकिन हम सब्र से भी तो काम ले सकते हैं ना। अच्छा तुम ही बताओ, क्या लक्ष्मी का चीखना, चिल्लाना, गुस्सा करना किसी काम आया? क्या साई, तुम इन बच्चों से क्या पूछ रहे हो? तुम्हारी बात बड़े बड़ों के समझ में नहीं आती, तो इन्हें क्या समझ आएगी? आओ मेरे साथ।
उठो। मैंने क्या कहा सुना नहीं तुमने? वहां से उठो। गांव वाले तुम्हारी धमकियां से डरते होंगे, लेकिन गणपत राव तुम जैसे लोगों की गीदड़ भपकी से नहीं डरने वाला। अंता, उठ। हरिओम हरिओम। नाटक में राजा बनने से कोई राजा नहीं बन जाता गणपत। राजा तो वो होता है जिसके पास होती है शक्ति। अब मेरी बात कान खोल के सुन ले। जिस क्षण तू मेरे आदेश की अवहेलना करेगा, उसी क्षण मैं तुम्हारी नाटक मंडली को नीलाम करवा दूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता हूँ? अवश्य कर सकता हूँ। और सुनो, अभी तक मेरी बात समाप्त नहीं हुई है। दास बीच में टोकते नहीं है, केवल सुनो। यदि तुमने इस वैधानिक प्रलेख में लिखे नियमों का उल्लंघन किया तो मैं तुम्हें कारावास भिजवा दूंगा, क्योंकि इस पर अंग्रेज सरकार की आधिकारिक मुहर लगाई हुई है। हरिओम। इस अनुबंध पर तुम्हारे हस्ताक्षर है गणपत। स्मरण रहे, नाटक मंडली तो हाथ से जाएगी ही, लेकिन साथ ही साथ जिस कला पर तुम उछलते हो ना, वो तुम्हारी कला काल कोठड़ी के पीछे दीवारों में बंद होकर तुम्हारे साथ दम तोड़ देगी। समझे? चलो। साई, तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो? यहाँ खड़े होकर तुम सबको चिल्लाना है। जो मन में आए चिल्लाओ, मगर जोर से। पहले मैं चिल्लाऊंगा। अब मेरी बारी, अब मेरी बारी। अब मेरी बारी। वो आदमी खुद को समझता क्या है? 1-2 दिन में ही नाटक की कमाई से उसके पैसे उसके मुंह पे दे मारूंगा। अरे भाई जल्दी जल्दी करो, चिप्पियां खत्म होने वाली है। अरे जल्दी करो। लगता है आज बहुत भीड़ है। बहुत से लोगों को तो मैं जानती भी नहीं। लगता है आसपास के गांव वाले भी आए हैं। ए सुनो, कुलकर्णी सरकार ने तुम्हें याद किया है। ठीक है, नाटक के बाद आऊंगा। ये मत भूलिए कि अब आप कुलकर्णी सरकार के गुलाम हैं। उन्होंने अब भी याद किया है। शराफत से चलेंगे तो ठीक है, वरना सारे दर्शकों के बीच में से घसीट के लेके जाएंगे। क्यों अंता जी? हाँ पंता जी, चल रहे हैं या घसीटूं?
राव साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? नाटक शुरू करने का समय हो गया है। जरूरी काम है, तुरंत आ जाऊंगा। तब तक तुम यहां का संभाल लेना। लक्ष्मी, भानु ने जब तुमसे झूठ बोला, तुम्हें गलत ठहराया, तो उस समय तुम्हारे मन में जो भी भावना आई हो उसे व्यक्त करो, चिल्लाकर। और कितनी देर इंतजार करना होगा? मेरा नाटक शुरू होने वाला है। थोड़ा और इंतजार कीजिए, सरकार का हुक्म है। आज आप बहुत इत्मीनान से और धीरे धीरे खा रहे हैं। कोई आपत्ति है तुम्हें? हाँ? अरे आनंद ले रहा हूं खाने का। हाँ? धीरे धीरे खाने से बहुत मजा आता है। डाल दो। क्या देख रही हो? डाल दो। गोपी भाव, बिंतक भाव कहाँ है? जरूरी काम से बाहर गए, बस आते ही होंगे। ठीक है। तुम्हारे सरकार को आने में देर है, मैं बाद में आऊंगा। आएंगे तब ना, जब यहां से जाएंगे। सरकार का हुक्म है, ना तो ये गुलाम तोड़ सकता है, ना ये गुलाम। बड़ा मजा आया ना? हाँ। बैठो। जानते हो बच्चों, ये गूंज हमें जिंदगी के फलसफे के बारे में सिखाती है। हम सब ने महसूस किया कि जिसने जो कुछ भी कहा वो प्रतिध्वनित होकर उसके पास वापस आया। जैसे तुमने कहा गुस्सा, तो गुस्सा शब्द प्रतिध्वनित होता हुआ तुम्हारे पास पहुंचा। बच्चे हंसे, खिलखिलाए, तो इनकी हंसी, इनकी खिलखिलाहट प्रतिध्वनि के रूप में इनके पास वापस आई। जैसे बच्चों ने कहा उद्धव, मल्हारी, परी, तो ये शब्द प्रतिध्वनित होते हुए इनके पास वापस आए। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम अपने जीवन में, संसार में जो कुछ भी करते हैं वो घूम फिरकर हमारे पास वापस आता है, हमारे कर्मों का फल बनकर। हमारा जीवन हमारे कर्मों का ही प्रतिबिंब है। अगर हम चाहते हैं कि लोगों के मन में हमारे लिए प्रेम हो, तो फिर हमें अपने दिल में लोगों के प्रति उतना ही प्रेम पैदा करना होगा। और ये विचारधारा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होती है। मैं समझ गई साई। अपने कर्मों से अपने जीवन में हम अच्छा बुरा जैसा भी निवेश करें, जिंदगी हमें उसका परिणाम अवश्य देती है। वो व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले हमें विचार अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि अपने कर्मों पर तो हमारा नियंत्रण है, पर उस कर्म से मिलने वाले फल पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। और कितनी देर है?
बोला ना सरकार आते ही होंगे, थोड़ी देर और सब्र करो। लेकिन वहां मेरा नाटक रुका हुआ है। तो सरकार भी यहाँ कोई झक नहीं मार रहे, वो भी अपने काम में व्यस्त है। हाँ? नाटक कब तक शुरू हो जाना चाहिए था, पता नहीं ये कुलकर्णी कब बाहर आएगा। अरे कब से बैठे हैं भाई? अरे पर्दे खुलवाओ। नमस्कार भाइयों और बहनों, नाटक जल्दी ही आप सबके सामने शुरू हो जाएगा। आप बस थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। हम लोग कब से बैठे हैं और अब तक नाटक शुरू नहीं हुआ। क्या इरादा क्या है तुम लोगों का? आज नाटक शुरू होगा भी या नहीं? गणपत, आज नाटक तुम नहीं खेल पाओगे, क्योंकि चाल तो मैं चल चुका हूं। हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैं थोड़ा चिंतित हूं अपने पैसों को लेकर गणपत। कब लौटा रहे हो मेरे पैसे? बस इतनी बात थी। तुम्हारे लिए इतनी बात होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आप मुझे नाटक खेलने की इजाजत नहीं देंगे तो मैं आपके पैसे वापस कैसे करूंगा? मैंने कब रोका है तुम्हें नाटक करने से गणपत? कहाँ तुम्हारे राव साहब? बुलाओ उनको। हमें नाटक देखना है। आप लोग मेरी बात सुनिए, आप शांत हो जाइए। 5 कोस दूर चलकर दूर गांव से आए हैं, पैसा समय सब खर्चा किया है ये नाटक देखने के लिए, और तुम लोग हमें यहाँ बेवकूफ बना रहे हो। ये लोग तो हमें ठग रहे हैं। गणपत राव का काफी नाम सुना था, मगर गणपत राव धोखेबाज है, धूर्त है। आप सब धैर्य रखिए, राव साहब आते ही होंगे। धैर्य से नहीं काम नहीं चलेगा, हमें नाटक देखना है। चंपा! क्या हुआ गोपी भाऊ? चाहे कुछ भी हो जाए, तुम बाहर मत निकलना। पर हुआ क्या? राव साहब अभी तक लौटे नहीं है। वो बाहर नाटक देखने आई जनता अपना आपा खो बैठी है। तोड़ फोड़ शुरू कर दी उन्होंने। अब मैं क्या करूं? मैं तो हर समय तुम्हारे साथ हूं, तुम बस मुझे याद करना और मैं वहां पहुंच जाऊंगा। साई, हे भगवान, ये लोग तो तोड़फोड़ करने लगे, नुकसान पर उतर आए हैं। अरे हम ऐसे देखते रहे, हमें लोगों को रोकना चाहिए। अरे नहीं, आप रुक जाइए। आप वहां गए तो ये आपको भी नहीं छोड़ेंगे। आप पीछे रहिए। इतने गुस्से में हैं कि अब इन्हें कोई शांत नहीं करा सकता। शांत हो जाइए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या हो गया है आप सबको? इतना गुस्सा करना, इस तरीके से चीजों का नुकसान करना, क्या ये अच्छी बात है? बोलिए। हमने नाटक देखने के लिए पैसे खर्च करके चिप्पियां खरीदी और कब से नाटक देखने का इंतजार कर रहे हैं, मगर इन लोगों ने हमें मूर्ख बनाया है। आप लोगों को मूर्ख बनाकर इन लोगों को क्या मिल जाएगा बताइए? और क्या इससे पहले यहाँ नाटक का कोई प्रदर्शन, कोई खेल नहीं हुआ है? हुआ है ना? और आप लोगों ने भी इतने सारे पैसे केवल इसलिए खर्च किए हैं क्योंकि आपने नाटक के बारे में अच्छा सुना था। आप लोग यहाँ तारीफ सुनकर आए थे। बल्कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो दूसरी बार नाटक देखने आए हैं। बताइए, क्या इससे पहले भी आपके साथ यही हुआ था? बोलिए। नहीं सही,
पिछली बार ऐसा कुछ भी नहीं होता साई। आप कह रहे हैं तो ठीक है साई, लेकिन गणपत राव हमें यहाँ बिठाकर खुद कहीं चले गए, क्या ये सही है? मैं नीम गांव से यहाँ पे आया हूँ नाटक देखने, क्या मेरे समय का कोई मोल नहीं है? तुम हलवाई हो ना? हाँ। अभी पिछले महीने मिठाई के एक सौदे को तुमने अंतिम क्षणों में रद्द कर दिया था, तो क्या तुम्हारा उद्देश्य अपने ग्राहकों को धोखा देना था? उनसे फरेब करना चाहते थे तुम? जी नहीं साई, पर आपको ये कैसे? वो तो पिछले महीने मेरे ससुर जी की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए मैं उनकी देखभाल में लग गया था। उसी वजह से मैं मिठाई तैयार नहीं कर पाया और इसीलिए मुझे सौदा रद्द करना पड़ा। बिल्कुल सही कहा तुमने, आपात स्थिति में थे तुम। जो पेशेवर लोग हैं वो ये जानते हैं कि कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम चाहकर भी कुछ कर नहीं पाते, विवश हो जाते हैं हम। पर इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम काम करना ही नहीं चाहते। बोलिए, आज गणपत राव जी यहां उपस्थित नहीं हैं। हो सकता है वो किसी मुश्किल में हो, किसी परेशानी में हो, कोई दुर्घटना हो गई हो उनके साथ। लेकिन ऐसे में सहानुभूति रखने के बजाय, चिंतित होने के बजाय आप लोग इन बेचारों की मुश्किलें और बढ़ा रहे हैं। देखिए कितना नुकसान किया है आपने। क्या यह ठीक है? सोचिए आप में से कोई भी व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अर्थात अपने मालिक के लिए कार्य करता है, या जिसका खुद का रोजगार है, वो अपने ग्राहकों का दिया हुआ कार्य उसके निश्चित समय में पूरा ना कर पाए, और वो मालिक, वो ग्राहक आपके साथ यही व्यवहार करे, तो आपको कैसा लगेगा? बोलिए, बताइए। हमें क्षमा कीजिए। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, गलती हो गई। चलो भैया। सब लौट रहे हैं, मतलब आज का खेल नहीं हो पाएगा। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई। क्या बात है गणपत राव जी, बहुत परेशान दिख रहे हैं आप। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? ये ढोंग मत कीजिए कि आप मेरी मदद कर सकते हैं या फिर सबकी समस्या का हल कर सकते हैं। अरे कौन सी हस्ती है आप? ऐसी क्या खूबी है आप में जो ये जताते फिरते रहते हैं कि आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं? अगर ऐसी क्षमता, ऐसी शक्ति आप में होती ना, तो पहले अपने खुद के हाल सुधार लिए होते। खुद तो दर दर जाके भिक्षा मांगते फिरते हो, बड़े आए गणपत राव की मदद करने वाले। मटका अभी भी कच्चा है। सरकार, आप जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ। गणपत राव ने सबके पैसे लौटाए और बाकी जो नुकसान हुआ वो अलग। अब समझ में आएगा उस गणपत को कुलकर्णी सरकार को चुनौती देने का परिणाम क्या होता है। आज से तुम दोनों का एक ही काम,
नाटक आरंभ होने से पहले उस गणपत को बुलाकर मेरे पास लाओगे तुम दोनों। देखता हूं कैसे करता है नाटक। लगता है इस जन्म में मेरे पैसे लौटा नहीं पाएगा वो। रुक क्यों गया दबा? लेकिन सरकार, ऐसे तो आपके पैसे कभी वापस नहीं मिलेंगे। हट। पैसे तो कभी भी वसूले जा सकते हैं अंता, लेकिन मैं गणपत को उसके घुटनों पे देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वो मेरे पैरों में गिरे, अपनी नाक रगड़े। उसने मेरा अपमान करके बड़ी भूल कर दी है। अब मैं उसे अपमान के घोट पिलाऊंगा, और ये मैं जब तक नहीं करता तब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। हरिओम। एक तो तब से रोई जा रहे हो और अब ऊपर से दूध भी नहीं पी रहा। लाओ, मैं देखता हूँ। आप लोग अपनी परेशानी इनसे कह सकते हैं। ये साई है, साई। ये सबकी मदद करते हैं, आप लोगों की भी जरूर करेंगे। कहिए, मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? साई, हमारा बिट्टू कब से रोए जा रहा है, शांति नहीं हो रहा है। दरअसल बात यह है कि इसके पैदा होने के बाद हम पहली बार इसे लेके हमारे गांव से बाहर निकले हैं। इसकी मौसी से मिलवाने जा रहे हैं, लेकिन जब से हम अपने गांव से बाहर निकले हैं तब से ही रो रहा है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पता नहीं किसकी नजर लग गई है। मुझे लगता है कि इसे यात्रा रास नहीं आई है। समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इसे चुप कराए। आप लोग कुछ देर के लिए यहाँ द्वारका माई में ही क्यों नहीं रुक जाते? आइए। जी साई, हम अभी आते हैं। साई, कितनी सहजता से इन लोगों ने तुम्हारी बात मान ली, तुम्हारी मदद लेने के लिए तैयार हो गए। और एक वो है गणपतराव। अब क्यों बुलाया मुझे? हाँ, अरे क्या नाम है तुम्हारा? वो, हाँ, गणपत। अरे गणपत, ये मेरा भांजा है। इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। औषधि दे दी है मैंने इसको, लेकिन आराम करेगा तभी तो स्वास्थ्य पाएगा कि नहीं। और बात यह है ना कि ये बहुत चंचल है, सो ही नहीं पा रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं कलाकार हूं, वैद्य नहीं। आहा, वैद्य तो तुम बन नहीं सकते क्योंकि उसके लिए अध्ययन की आवश्यकता होती है, लेकिन तुम तो बहुत आलसी हो। जिस लेखा पत्र पे तुमने हस्ताक्षर किए उसे ढंग से पढ़ने का प्रयास भी नहीं किया तुमने। और सबसे महत्वपूर्ण, तू मेरा दास है, दास। और सुनो रुक्मिणी, ये दास बहुत अच्छा गाता है। अरे वो राग मलार गा के बारिश करवा दी इसने। तो इस बच्चे के लिए लोरी गाकर इसे सुलाना तो इसके बाएं हाथ का खेल है।
है कि नहीं? चल गा, लोरी गा लोरी। बेटा शांत हो जा। मेरा बेटा क्यों रो रहा है? कितना रोएगा? शांत हो जा। साईं, कहीं इसकी तबीयत तो खराब नहीं हुई ना? का आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप साई के पास हैं। अगर आपके बेटू की तबीयत खराब भी होगी तो साई से ठीक कर देंगे। लाई, बच्चा मुझे दीजिए। आप गणपत राव से लोरी गवाएंगे? दास अगर बलशाली हो तो उससे परिश्रम करवा सकता हूं मैं, लेकिन तू तो परिश्रम करने के योग्य भी नहीं है। केवल गा सकता है तू, तो गा, लोरी गा। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि गणपत राव सिर्फ रंगमंच पे गाता है। ये सब गणपत राव को ऋण लेने से पहले सोचना चाहिए था। अहो, रहने दीजिए, मैं सुला दूंगी इसे। तुम चुप बैठो। गणपत, अगर मैं चाहूं तो तुम्हें यहां लावनी करने के लिए भी कह सकता हूं और तुम्हें करनी होगी। तुम्हारा सौभाग्य है कि मैं तुम्हें केवल लोरी गाने के लिए कह रहा हूं। गाओ, लोरी गाओ। मैं खूब समझता हूं आपकी ये साजिश। आप जानबूझकर मुझे यहां नाटक का खेल शुरू होने से पहले इसलिए बुलाते हैं ताकि मैं नाटक ना कर पाऊं और आपकी गुलामी से मुक्त कभी ना हो पाऊं। गणपत, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूं जो अनुबंध में स्पष्ट ना हो। अगर ये लोग ऐसे ही शोर करते रहे तो गोविंदा कैसे सो पाएगा? अरे गाओ। मामी जी, बांसुरी की धुन कितनी मीठी होती है ना। ऐसा लगता है कि कोई लोरी सुना रहा हो। बांसुरी की धुन?
मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। मुझे तो सुनाई दे रही है। क्या आप सुन नहीं पा रही है? मामी जी, बांसुरी की धुन सुनकर मुझे नींद आ रही है। मेरा आदेश है, गाओ। अहो, गोविंदा तो सो गया। हरिओम हरिओम। ऐसे कैसे ये अचानक से सो गया? वैसे तो पूरा दिन उधम मचाता रहता है, आज ही नींद आनी थी इसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साईं। शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। अब मैं जाऊं? 2 घंटे के लिए। केवल 2 घंटे के लिए। मेरे मित्र आने वाले हैं भोजन पर, मैं चाहता हूं कि तू उनका मनोरंजन कर। एक हफ्ते से ज्यादा समय बीत गया है, नाटक का एक खेल भी नहीं हो पाया है। रोज ठीक नाटक शुरू होने से पहले अंताजी पंताजी आ जाते हैं भाऊ को बुलाने कि चलो सरकार बुला रहे हैं। बचपन में लोगों से मैंने सुना है कि सरकार अच्छे आदमी नहीं है। अब समझ आया कि लोग सच कह रहे थे। पता नहीं सरकार को क्या मिलता है दूसरों को परेशान करके, उन्हें दुख पहुंचा के। ऐसे लोगों को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। जब चंपा को ये पता चलेगा कि गणपत राव को बर्बादी के रास्ते पर ले जाने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका पिता है, तब चंपा पर क्या बीतेगी। क्या हुआ चंपा के बाबू? बाबा क्या हुआ? क्या हुआ आपको? चंपा, क्या हुआ तुम्हारे बाबू को? आई हिम्मत रखो, बाबा को साई के पास ले चलते हैं। बाबा क्या हुआ? रविदास को यहाँ लाने के लिए शुक्रिया। ये अभी थोड़ी देर यहीं रहेंगे, इन्हें शांति की जरूरत है। बुरी काकी, शांत हो जाइए, अब आप मत रोइए। देखना काका पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। साई है ना? कहाँ दर्द है रविदास? सीने में। साई, साई, बाबा को कोई बड़ी बीमारी तो नहीं ना? तुम्हारे बाबा की बीमारी बड़ी या गंभीर नहीं, पर हाँ, इसका इलाज मेरे पास नहीं है। तुम्हारे बाबा की बीमारी शारीरिक नहीं, मानसिक है।
इन्होंने अपने मन में बहुत सारे रहस्य छिपा रखे हैं और वही राज इन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रहे हैं। इसका इलाज मेरे पास नहीं चंपा, खुद इनके पास है। अगर तुम अपना झूठ, अपने गुनाह सबके सामने कबूल कर लेते हो तो खुद को हल्का पाओगे तुम। तुम्हारे पाप, तुम्हारे गुनाह तुम्हें अंदर ही अंदर कचोट रहे हैं और जब तक तुम उन्हें खुद नहीं बताओगे वो तुम्हें अंदर ही अंदर खाते रहेंगे। सब मेरी गलती है साई। मैंने ये सब करने के लिए इन्हें विवश किया था। ये आप सब क्या कह रहे हैं? साई मैं मजबूर था। साई सरकार ने हमें कोई दूसरा विकल्प नहीं दिया था। सरकार ने हमें धमकी दी थी साई कि हमें वो सिरनी से निकाल देंगे। मुझे अपने परिवार की चिंता थी, मुझे अपनी बेटी की चिंता थी साई। चंपा की रक्षा करने के प्रयास में मैंने उसे चोट पहुंचाई साई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबा आपने क्या किया है बताइए ना। अगर तुम्हें अपना घर प्यारा है ना रविदास, तो ये तुम्हें कुछ भी करके, कैसे भी करके करना होगा और तुम्हें ही करना होगा। और नहीं किया तो शिरडी के बाहर फेंकवा दूंगा तुम्हें। तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। तूने वचन दिया था मुझे कि तू उस गणपत राव का खेल खराब करेगा, लेकिन हुआ उल्टा। अगर तुम लोग रास्ते पे नहीं आना चाहते हो तो उस गणपत राव को रास्ते पे लेके आओ। इतने घटिया किस्म के कपड़े और जेवर दिए हैं आपने कि उसे पहनकर इसके सारे शरीर पर लाल चकत्ते पड़ गए हैं। अपने देवता जैसे इंसान के साथ, भाव के साथ विश्वासघात किया। बाबा इस गांव में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने हमें अपने बराबरी का दर्जा दिया। हम नीच जात के लोग हैं, लेकिन भाव ने मुझे हमेशा कहा कि मैं किसी रानी से कम नहीं हूं, और उन्होंने वो साबित भी करके दिखाया। आज पूरा गांव मेरी तारीफ करता है। क्यों किया आपने ये सब? क्यों किया? अरे ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता? केवल हमारे सिर पर छत नहीं होती। ऐसे हर चीज के लिए हम गांव वालों से मदद मांगते हैं ना, तो क्या मुसीबत के समय गांव वाले हमारी मदद नहीं करते? अरे गांव वालों की छोड़िए, हम साई से मदद मांग लेते, हम यहाँ द्वारका माई में रह लेते। लेकिन ऐसा कब तक? आई भाव ने हमें अपने शिविर में रहने के लिए जगह दी थी ना। क्या होता हमारे पास घर नहीं होता तो?
अरे हम नाटक मंडली के साथ यात्रा कर लेते, जहाँ जहाँ नाटक जाता वहाँ वहाँ हम जाते और पैसे बचाकर हम अपने लिए घर खरीद लेते। आई बाबा, हमारे पास कई विकल्प थे, लेकिन आपने गलत विकल्प चुना। आपने गलत निर्णय लिया, जिसने हम पर इतना भरोसा किया, आपने उसके साथ धोखा किया। चंपा शांत हो जाओ। शांत हो जाओ चंपा, शांत हो जाओ। साहब आप ही बताइए, अपने आई बाबा की गलती को सुधारने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? कोई ना कोई उपाय तो होगा ही। दुर्भाग्य से हम अपने कहे हुए शब्दों को और किए हुए कार्यों को कभी वापस नहीं लौटा सकते। इसलिए कुछ भी करने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए। जो भी आप लोगों ने किया है उसे वापस तो नहीं लौटा सकते आप, लेकिन सच स्वीकार कर सकते हैं, उसे सच बता सकते हैं, क्योंकि उसे सच से रूबरू कराने की सख्त जरूरत है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।